Hello dear students, myself दीपक कुमार जैन, DKJ, फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस मैं आपके सामने 24 जनवरी शिफ्ट 2 जेईई मेन 2025 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो मेमोरी बेस्ड हैं वो प्रेजेंट कर रहा हूं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का है और इसमें ऐसा पूछा हुआ है, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ होलो स्फीयर आर रोलिंग डाउन प्योरली इक्वल डिस्टेंसेज ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन। तो प्योर रोलिंग अगर कर रहे हैं और एक है अपने पास सॉलिड और एक है होलो स्फीयर, तो हमसे पूछा हुआ है कि टाइम का रिलेशन अगर T1 और T2 है तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा। तो जैसा कि आपको क्लास में पढ़ाते हैं, ये आंसर याद रखने को सजेस्ट करते हैं, तो काम आने वाला है अब कि जब प्योर रोलिंग सरफेस है तो उस वाले केस में, प्योर रोलिंग जब हो रही है तो उस वाले केस में एक्सेलरेशन का आंसर हम इस तरह से ध्यान रख लेते हैं, या फिर दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो टर्म बनेगी m इंटू के स्क्वायर, ये बनेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। इसका मतलब ऐसा हो गया कि जिसका I ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। अब चूंकि प्योर रोलिंग कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास पे अपन ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं, ut 0 हो गया, तो इसका मतलब हाफ AT स्क्वायर की बात करें। अब ये टर्म तो दोनों के लिए सेम दे रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा। तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसको टाइम कम, तो इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन जिसका कम तो टाइम ज्यादा। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जिसका I ज्यादा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। हम इसे याद भी रखते हैं, ज्यादा तो ज्यादा प्योर रोलिंग के टाइम I और T वाला जो टर्म है वो इस तरह ध्यान रखते हैं, तो जो ध्यान रखते हैं उनको बड़ा फायदा हो जाएगा, तुरंत ही लाइन पर आ जाएंगे वो। अब I जो है वो होलो स्फीयर का कितना है, वो है 2/3 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर वाला सेकंड वर्ड है, यानी इसका टाइम जो है वो दूसरा वाला है, यानी T2 वाला। तो T2 इसका टाइम है, और सॉलिड स्फीयर के बाद, होलो स्फीयर के बाद सॉलिड स्फीयर का क्या बनेगा 2/5 mr स्क्वायर, और इसका जो टाइम है वो T1 है। अब देखो टाइम किसको ज्यादा लगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो ये 2/3 है, ये 2/5 है, तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर का। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो उसको लगा टाइम ज्यादा। ज्यादा टाइम का मतलब लेट हो जाएगा एक तरह से, तो T2 इज मोर देन T1। T2 वाला टाइम जो है वो ज्यादा लगा होगा, तो उस वाली स्थिति में आंसर हो गया अपना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्फीयर, अगेन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस बार हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्योर रोलिंग हो रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ m इंटू वी सी एम का स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब I की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, सॉलिड स्फीयर हमको दिया हुआ है फिर से, तो इसका मतलब ये बन गया अपने पास 2/5 mr स्क्वायर, और प्योर रोलिंग हो रही तो ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया और r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बन गया अपने पास 1/5 mv स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है अपन से, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से ये वैल्यू बन गई अपने पास हाफ mv स्क्वायर, और ये है 1/5 mv स्क्वायर, तो ये बन गया अपने पास 5/2। तो रेशियो बना है 5/2। बहुत ही सिंपल कैटेगरी का सवाल, आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g। अर्थ पर g है वैल्यू, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट हुज डायमीटर इज 1/3 ऑफ द अर्थ। तो एक तो डायमीटर चेंज है और मास लेकिन जो है वो सेम दिया हुआ है। तो सेम दिया हुआ है तो आप जानते हो कि अर्थ की सरफेस पर जो g की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, gm अपॉन r स्क्वायर। अब दूसरे प्लैनेट पर जाओगे तो वहां पर m की जगह m डैश लिखते, लेकिन मास तो सेम दिया हुआ है, तो सिर्फ r डैश लिखना रह गया अपने को। अब r डैश में जो है डायमीटर 1/3 हो गया तो रेडियस भी 1/3 हो गई, तो ये r स्क्वायर अपॉन 9 हो गया, 1/3 का स्क्वायर, तो 9 वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई, तो ये बन गया अपने पास 9g। तो 9g में एक्स्ट्रा जो टर्म है ये n, इसकी वैल्यू बन गई अपने पास कितनी, 9। नेक्स्ट इज, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट मास m0 हैज मोमेंटम p एंड टोटल एनर्जी E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी करेक्ट। इस बार थोड़ी सी उन्होंने आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी को ऐड किया है। जैसे अपन हल्का सा ये फॉर्मूला तो बताते ही हैं, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला काम याद आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान भी रखना होता है, मतलब
रिलेटिविस्टिक थ्योरी कोर्स में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला हल्का सा हमारे नजर में रहना चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपसे। तो फॉर्मूला सीधा ये होता है कि टोटल एनर्जी का जो स्क्वायर होता है वो m0 इंटू सी वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर और प्लस पी सी का स्क्वायर। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो रेस्ट मास एनर्जी है वाली एनर्जी के करस्पॉन्डिंग m0 मास अगर दिया हुआ है तो m0 इंटू सी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। तो ये ई स्क्वायर की वैल्यू ही पूछी सीधा अपन से, तो ये रिलेशन आप जो है वो जरूर से ध्यान रख सकते हैं। हालांकि जेईई मेन वाले थोड़ा थोड़ा अपने सिलेबस से कभी इधर उधर खिसक जाते हैं, तो कुछ चीजें जो आप हल्की सी नजर में रहती है आपके, तो वो काम आ सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर मोशन, कॉनिकल पेंडुलम का सवाल है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि एक मास m है और एक रस्सी की लंबाई जो l है, उसमें ये कॉनिकल पेंडुलम की तरह से इस तरह से रोटेट कर रहा है। इस दौरान अगर इसकी रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, ये लेंथ की वैल्यू l है, और ओमेगा की वैल्यू जो दे रखी है अपने को वो है 3/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ध्यान दें, ओमेगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो टेंशन अगर x इंटू एम के बराबर है तो x की वैल्यू हमसे पूछिए। तो देखो ये टेंशन T है, अगर यह मास m है तो इधर की तरफ mg वाला फोर्स लगा, तो T का ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, T साइन थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो बना है वो है T साइन थीटा, और ये क्या प्रोवाइड कराएगा इसको घूमने के लिए, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर रेडियस, लेकिन उसको l के टर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा l के टर्म में वैल्यू l इंटू साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टेंशन पूछा था अपन से, तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल के। तो यहां से पहले तो ओमेगा को कन्वर्ट कर लें अपन, तो ओमेगा है 3/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो बन गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से ये पाई कैंसिल हो गया और ओमेगा की वैल्यू आ गई 6 रेडियन पर सेकेंड। यहां डालें अपन, तो ये हो गया m इंटू 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू एल, तो t बराबर 36 इंटू एम एल। हमें बोला था आंसर x इंटू एम एल, तो यहां से x की जो वैल्यू है वो हो गई कितनी, 36। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, हमें एक ग्राफ के बारे में पूछा है और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के टर्म में हमें रिलेशन बताना है। तो आप जानते हो कि फ़ारेनहाइट और रिलेशन में सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, F-32 अपॉन 180 इक्वल टू C माइनस 0 और अपॉन 100। तो y एक्सिस पर क्या लेना है अपने को, C, तो यहां से C इक्वल टू हो गया 100 को उधर भेज दो, तो 100/180 यानी 10/18 इंटू F, और अगेन 100/80 यानी 10/18 और इंटू 32। तो यहां से बन गया C बराबर 5F/9 और कुछ वैल्यू कांस्टेंट में 320/18। डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये देखो कि ये जो रिलेशन आया है इसमें ये y एक्सिस पर और ये mx प्लस c, तो पॉजिटिव स्लोप जो है, पॉजिटिव स्लोप और c नेगेटिव जिसमें दिया हुआ हो वो देखना है अपने को। तो देखो c नेगेटिव किसमें दे रखा है, केवल एक में दे रखा है c नेगेटिव, और स्लोप पॉजिटिव, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस इज अंडरगोज थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस है इसका, और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इस तरह से, इसमें हमें बोला हुआ है कि द नेट हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, कितनी हीट जो है इसने रिजेक्ट की है ना, तो नेट हीट रिजेक्टेड बाय द गैस हमको बताना है। तो पीवी ग्राफ दिया हुआ है, अब पीवी ग्राफ है और साइक्लिक प्रोसेस है, तो बताओ साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम यूज करें, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से, तो जो डब्ल्यू का आंसर आएगा वही डेल्टा क्यू का आंसर हो गया। अब वर्क डन कैसे निकालते अपन, पीवी ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया अंडर द कर्व से निकालने साइक्लिक प्रोसेस में। अभी देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब पीवी है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब जो वर्क डन है उसका आंसर नेगेटिव में आएगा और एरिया निकालना है अपने को इसका। अब एरिया कैसे निकालेंगे, पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन जो हम लिखना चाहते हैं वो कितना बन जाएगा इसका, पूरा सर्कल होता तो पाई इंटू एक रेडियस प्रेशर एक्सिस से लेंगे डायमेंशन सही होने के लिए, एक रेडियस वॉल्यूम एक्सिस से लेंगे और बाई 2, और आगे जो है एक साइन माइनस का यहां से चल ही रहा है अपने पास। अब जो रेडियस दे रखी है अपने को वो क्या दे रखी है, देखो रेडियस की जो वैल्यू है वो एक तो ये वाली वैल्यू होगी, ये एग्जैक्टली रेडियस हो गई यहां से, तो 300 और 400 का जो डिफरेंस है वो हो गया कितना, 100।
ये किलो पास्कल में है, तो किलो का मतलब कितना हो गया 10⁻3। उसके अलावा जो वॉल्यूम वाली एक्सिस है उसमें से ले अगर अपन, तो 200 से 400 कितना हो गया 200। अब ये तो डायमीटर हुआ, तो ये रेडियस कितनी हो गई 100। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको लिखेंगे अपन 100 इंटू 10⁻⁻6, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से जो वैल्यू बनी है अपने पास कितना हो गया 10⁻3-6, और 1 2 और 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहां से वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, और ये बाई 2 बाहर चल रहा है ना, πr²/2, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गया अपने पास -5π। अब क्वेश्चन में हीट रिजेक्टेड शब्द पूछा था, तो हीट रिजेक्टेड पूछा था, तो डेल्टा क्यू जो आया वो आया अपने पास माइनस में, तो -5π, तो माइनस जो है वो उसमें रिजेक्टेड शब्द आ गया, और माइनस रिजेक्टेड में चला गया, तो वैल्यू क्या बच गई अपने पास 5π जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q0 आर प्लेस्ड एज शोन। एक तो स्क्वायर पर इस तरह से रखे, कॉर्नर कॉर्नर पर, इसकी साइड जो है वो ए दे रखी है, और दूसरे केस में कैसे दे रखे, देखो अगेन चार्ज Q0 ही है, लेकिन जो इस बार चार्ज रखे हुए वो मिडिल वाली पोजीशन पर रखे हुए इस तरह से। तो हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर इस पहले वाले केस में K1 है और दूसरे वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी का नाम K2 है, तो हमें K2 माइनस K1 की वैल्यू बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे अगर अपन, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें अगर अपन, तो 4 चार्ज जो है वो हमको दिए हुए हैं ऐसे इस तरह से, और चारों बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं, और ये A है सेपरेशन अगर, तो 1 2 3 4 4 चार्ज हैं, तो उस वाले केस में हम कैसे लिखेंगे, n चार्ज की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, n/2 इंटू U1, और 4 चार्ज है तो 4/2, और U1 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 2 1 3 एंड 1 4। तो यहां से जो एनर्जी बन गई अपने पास 4 चार्ज सिस्टम की, वो बन गई 2 इंटू U12 प्लस U13 प्लस U14। अब पहले केस में इसका नाम दिया हुआ है K1, तो यहां से इन दोनों के लिए जैसे मान लो इसका नाम 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, तो 1 की 2 से और 1 की 4 से जो डिस्टेंस है वो बराबर बराबर है, तो इन दोनों की तो सेम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी KQ²/A, और इस वाले के लिए कितनी बन जाएगी, डिस्टेंस है √2A, तो ये बन जाएगी, ये दोनों एक जैसे हैं तो ट्वाइस कर देते हैं इसको अपन इन दोनों का मिला करके, और ये अकेला है 1 3 वाला, तो KQ²/√2A, ये K1 बन गई अपने पास। ऐसे कैसे K2 लिखना चाहें अगर अपन, तो K2 के लिए लाइन तो ये रहेगी, बस फर्क क्या पड़ेगा कि जब 2 वाले के लिए आप लिख रहे हो तो 2 वाले में चार्ज यहाँ बीच में आ गए हैं, तो बीच में आ गए तो अब की बार क्या होगा, ये डिस्टेंस A/2 बनेगी और ये डिस्टेंस A/2 बनेगी, तो ये वाली जो सेपरेशन है वो कितनी बन जाएगी A/√2। तो अगर इस वाले चार्ज के लिए लिख रहे हो तो 1 2 और 1 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 1 2 और 1 4 के लिए जो डिस्टेंस है वो तो यही बन गई A/√2 और A/√2, और इसके लिए सेपरेशन जो है वो A हो गई। तो इसका मतलब अगेन 2 का तो एक जैसा लिख लें, तो 2 KQ² और ये जो सेपरेशन है ये है कितनी A/√2, तो A/√2 वाले तो 2 जने हो गए, और ये जो एक है सामने वाला इसके लिए सेपरेशन कितनी है A, तो ये वैल्यू बन गई अपने पास KQ²/A। अब हमें K2 माइनस K1 पूछा है, तो K2 माइनस K1 की वैल्यू निकालें अगर अपन, तो यहां से ये बन गया अपने पास KQ²/A कॉमन ले लो सबसे पहले, तो क्योंकि KQ²/A के टर्म में निकालें अपन आंसर, तो KQ²/A कॉमन लेने के बाद एक्स्ट्रा में कितना बच गया 2√2 यानी 4√2 यहां से बच गया, और यहां से KQ²/A कॉमन ले लिया तो ये 2 आया यहां पर, तो ये 2 आ गया, माइनस यहां से ये 4 बन गया, और यहां से KQ²/A कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये 2 यहां से अंदर भी आया था ना साथ में, तभी 4 बना था, तो ये 2 अंदर आया तो यहां कितना बन गया √2, तो √2 माइनस हो गया, तो टोटल मिलाकर KQ²/A तो कॉमन आ गया, और 4√2 माइनस √2 यानी कितना हो गया 3√2 और -2, तो KQ²/A 3√2 -2, इस तरह का जो आंसर है वो अपना वैल्यू हो गया। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमसे फॉर्मूला पूछा था एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है अपने को, इफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस वॉल्यूम इज डिक्रीज देन फ्रॉम वॉल्यूम V to V/2 देन टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीज, क्या है सच है? तो देखो क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया
तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अपन आंसर ध्यान भी रखते हैं, जैसे मोनोटोमिक गैस में वॉल्यूम V0 से V0/8 करते हैं ना, वाला आंसर ध्यान रखते हैं अपन। टेम्परेचर 40 नॉट हो जाता है, वॉल्यूम घटा टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर 32 P नॉट हो जाता है। तो हालांकि यहाँ तो इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से ही काम चल गया कि वॉल्यूम अगर घटा तो टेम्परेचर बड़ा होगा, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। एक भी स्टेटमेंट गलत होते ही आंसर निकालना बड़ा आसान हो जाता है। और फ्री एक्सपेंशन के बारे में आप जानते ही हो, क्वेश्चन में बोला हुआ है फ्री एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल एज वेल एज एडियाबेटिक। तो हमने पढ़ा फ्री एक्सपेंशन के दौरान कि एडियाबेटिक कंडीशन में कराया गया एक्सपेंशन जो है, जिसमें अगेंस्ट द वैक्यूम अगर हम एक्सपेंशन कराएं तो उसे फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। तो यहां पर एडियाबेटिक कंडीशन भी दे रखी है, साथ में रिवर्सिबल तो होना ही है उसको, इसलिए स्टेटमेंट 2 ट्रू हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ पूछा है और हमें एनर्जी का तो ध्यान ही सही। देखो इनमें से कौन कौन है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रे है और माइक्रोवेव रे है। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो रे है वो कौन सी होती है। अगर एनर्जी वाइज अगर अपन कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी इन चारों में से कौन सी है, इन चारों में से सबसे ज्यादा एनर्जी है एक्सरे की, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, फिर उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रे की, फिर उसके बाद जो है इंफ्रारेड की, और फिर लास्ट में माइक्रोवेव की। लेकिन ये एनर्जी है, अब एनर्जी E बराबर होता है hc/λ, तो जो एनर्जी का ऑर्डर होगा लैम्डा का ऑर्डर उसका उल्टा आएगा। तो वेवलेंथ के लिए बात करें अगर अपन तो इसको उल्टा कर देते हैं, इसका मतलब फोर्थ सबसे आगे हो जाएगा। तो फोर्थ, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड, तो इसका रिवर्स ऑर्डर में लैम्डा वाला आंसर आ गया।